Hello everyone, this is Kushbu and this is your chemistry class and today's topic is cleansing action of soap. In this video, we will discuss about the cleansing action of soap, that how soap perform cleaning action on our clothes, body, hands, which है कुछ भी है कि जो soap है वो किस तरह से अपना cleaning action perform करती है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे सोप की क्लीनिंग की जो सोप है वो किस तरह से क्लीनिंग करती है। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें जो हम करेंगे, पहले हम थोड़ा सोप के बारे में पढ़ेंगे कि सोप क्या होती है, सोप में कितने पार्ट्स होते हैं, सोप में किस किस तरह के पार्ट्स होते हैं, क्या कैटायन होता है, क्या एनायन होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि ऐसा क्या है सोप में जिसकी वजह से क्या परफॉर्म होती है, क्लीनिंग परफॉर्म होती है। जो अब पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में, पहले मैंने एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ताकि हम सोप के पार्ट के बारे में पढ़ सकें कि सोप में कितने पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो जो ये सामने तुम्हारे एग्जांपल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सोडियम स्टीरेट का। सोडियम स्टीरेट, जो सोडियम स्टीरेट है उसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, दिस इज सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम स्टीरेट, और जो ये तुम्हारे सामने ओपन करके लिखा हुआ है वो इसी का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी सोप का एग्जांपल लिखा हुआ है। सोडियम स्टीरेट इज़ मेनली यूज्ड इन बार सोप्स, जो भी हमारे कपड़े धोने के लिए यूज़ होती हैं या फिर जो बर्तन धोने के लिए यूज़ होती हैं, मेनली सोडियम स्टीरेट वहाँ पर यूज़ होता है, बार सोप्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो देखो जो ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, C16 है, 1 कार्बन, ये है C17, उसके बाद क्या है COO, दैट इज COONA, दैट इज Na। सो दिस इज द ओपनिंग फॉर्म ऑफ सोप, सोडियम स्टीरेट। क्लियर। तो उसके बाद अब हम जो बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस सोप में कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो हमने सोडियम स्टीरेट को क्या किया, थोड़ा ओपन करके लिखा हुआ है, तो हमने किया। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, एक जो जैसे मान लो एक आर पार्ट है, आर पार्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्बन पार्ट, कार्बन चेन का होना, इस आर के साथ क्या जुड़ा हुआ है। देखो ये आर पार्ट है, एक कार्बन चेन है, कितने कार्बन है इसमें, 17 कार्बन है, उसके साथ आगे क्या जुड़ा हुआ है, COONA जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो जो ये आर पार्ट होता है, दैट आर नॉन पोलर। हमें पता है इस आर पार्ट में कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ वाई इसमें किसी भी कार्बन पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। दैट इज़ वाई जो ये आर पार्ट होता है, और हमें पता है ऐसे कंपाउंड जिन पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो, वो किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। तो हमने इसके बारे में बात करनी है कि जो ये आर पार्ट है, आर पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर पार्ट का मतलब कि इसमें कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो ये COO पार्ट है, ठीक है, हमें पता है ऑक्सीजन, अब हम किसका कंपैरिजन करेंगे, ये जो COO है और उसके साथ क्या है, Na। हमें पता है Na क्या होता है, मेटल। दैट इज़ वाई ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेता है, पॉजिटिव चार्ज को लेता है। ठीक है, सो मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। दैट इज़ वाई जो सोडियम है उस पर कैसा चार्ज एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव। उसके ऑपोजिट सोडियम यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन पर यहाँ कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इस पूरी जो ये पूरी क्या है, हमारी सोप है, जिसमें क्या है, एक आर पार्ट है। आर पार्ट का मतलब जो भी एक कार्बन चेन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, COONA जुड़ा हुआ है। उसके बारे में हमने बात करनी है कि इसमें ये जो पार्ट होता है, इस पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। दैट इज़ वाई ये पार्ट कैसा होता है, पोलर पार्ट होता है। और जो ये आर पार्ट होता है, इस पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस आर पार्ट में, इस एल्काइल पार्ट में कार्बन और कार्बन ही जुड़े होते हैं। दैट इज़ वाई ये कैसा पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है। इतना क्लियर है। अब नॉन पोलर का मतलब इस पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, पोलर का मतलब इन पर क्या एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं।
क्लियर। अब जो नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये पूरी एक चेन है, इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, जो भी एक पोलर पार्ट है इसको हमने क्या बोला है, पोलर हेड, और जो भी ये नॉन पोलर पार्ट है इसको हमने क्या बोला है, नॉन पोलर टेल। तो इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक टेल है जिसको मैं ऐसे जिगजैग वे से दिखा रही हूँ, ठीक है, और इसका क्या होता है, एक हेड होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो टेल मैंने बनाई है, ये क्या है, नॉन पोलर टेल है, जिसको हमने क्या बोला है, नॉन पोलर टेल बोला है। और जो ये राउंड में मैंने दिखाया है, सर्कल में मैंने दिखाया है, ये कौन सा पार्ट है, पोलर पार्ट है, जिसको हमने क्या बोला है, पोलर हेड हमने इसको बोल दिया है, ठीक है। अब ये जिगजैग जो चेन हमने बनाई है, अब ऐसा नहीं है कि ये कोई डिज़ाइन है कि हमने इसको जिगजैग टेल बनाया है, ये डिज़ाइन नहीं है। इसकी जो ये कार्बन्स है, जिसके जो ये कॉर्नर्स है ना, ये जो कॉर्नर्स हमें दिख रहे हैं हर जगह पर, ये कॉर्नर्स यहाँ पर किसको शो करते हैं, कार्बन्स को शो करते हैं। जैसे कि इसमें कितनी कार्बन्स है, 17 कार्बन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कितने कॉर्नर्स बनाएंगे, 17 कॉर्नर्स बनाएंगे। तो जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, यहाँ से हम स्टार्ट करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद इसका क्या आता है, एक हेड आता है। दैट मीन्स ये क्या है, एक नॉन पोलर टेल है, और ये क्या है, एक पोलर हेड है, ठीक है। तो जो ये जिगजैग चेन है, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो किसको शो करते हैं, कार्बन्स को शो करते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा कार्बन्स होती हैं तो हम उनको इस तरह से बना नहीं पाते, इतनी बड़ी जिगजैग चेन नहीं बना पाते, क्योंकि हमें अपने टॉपिक को एक छोटे से पेज में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम उसको जस्ट इस तरह से शो कर देते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक नॉन पोलर पार्ट है, ये क्या है, एक पोलर हेड है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये नॉन पोलर है, अब देखो हमें पता है कि जो सोप है वो किसके साथ एक्शन परफॉर्म करती है, हमें इतना अच्छे से पता है कि जो सोप है वो एक्शन परफॉर्म किसके साथ करती है, वाटर के साथ। सोप किसके साथ मेनली रिएक्ट करती है, वाटर के साथ ही करती है। ऑयल तो हम कभी भी नहीं डालते, हम क्या डालते हैं, वाटर ही डालते हैं। तो सोप को वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। अब सोप का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो देखो वाटर कैसा होता है, पोलर, ठीक है। तो वाटर कैसा होता है, पोलर। तो सोप में भी दो पार्ट हैं, एक है पोलर पार्ट और एक है नॉन पोलर पार्ट। हमें पता है लाइक डिजोल्व लाइक, दैट मीन्स पोलर विल रिएक्ट विद पोलर, नॉन पोलर विल रिएक्ट विद नॉन पोलर। इसका मतलब सोप का कौन सा पार्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, पोलर पार्ट। जो सोप का पोलर पार्ट है ना, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और नॉन पोलर पार्ट इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो वाटर से कैसा रहेगा, दूर रहेगा। और वाटर के साथ अटैच कौन होगा, सोप का पोलर पार्ट अटैच होगा, ठीक है। और पोलर पार्ट में भी ऐसा नहीं है कि जो ये सोडियम है ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला पार्ट ये होता है, ठीक है। सोडियम एज इट इज़ पानी में पड़ा रहता है, जैसे हम पानी को गिराते हैं वो पानी के साथ साथ सोडियम भी क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। सोडियम का यहाँ मेनली कोई काम नहीं है। बेसिकली जो सोप का एक्शन है, बेसिकली जो सोप का एक्शन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एनायन की वजह से परफॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स इस पार्ट की वजह से परफॉर्म हो रहा है। पॉजिटिव कैटायन का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। इसी तो यहाँ पर मेन काम इसकी वजह से हो रहा है, पोलर हेड की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये बात हमने की। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अब वाटर के इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अब हमें ये तो पता चल गया कि सोप में कौन सा पार्ट पोलर है, कौन सा पार्ट नॉन पोलर है, और कौन सा पार्ट मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें पता है कि जो पोलर पार्ट है दैट विल रिएक्ट विद वाटर। तो तभी लिखा हुआ है कि जो ये नॉन पोलर पार्ट है, जो ये नॉन पोलर पार्ट है वो कैसा होता है, वाटर रिपेलिंग। वाटर रिपेलिंग का मतलब वो वाटर से दूर रहता है। और जो ये पोलर पार्ट होता है ये कैसा होता है, वाटर लविंग, दैट मीन्स वाटर के पास रहता है ये। तो इसी वाटर रिपेलिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक देखो दो वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रो प्लस फोबिक। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है, यहाँ पर ये फोबिक है, और फोबिक का मतलब क्या होता है, डर। दैट मीन्स इस तरह का पार्ट जिसको पानी से क्या है, डर है, ठीक है, वो पानी से दूर रहना पसंद करता है। ऐसे ही यहाँ पर एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है, लव,
ठीक है। जो फिलिक है, फिलिक का मतलब क्या होता है, लव, दैट मीन्स जो वाटर का कैसा है, लविंग है, और वाटर का लविंग पार्ट कौन सा होगा, पोलर वाला, क्योंकि वाटर कैसा होता है, पोलर, उसके साथ कौन अटैच होना पसंद करेगा, पोलर पार्ट। ठीक है, तो क्लियर। तो इस तरह से हमें पहले सोप के बारे में पता करना था कि सोप में कितने पार्ट्स होते हैं। तो सोप में 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन पोलर एंड द पोलर हेड। नॉन पोलर टेल होती है, एक वाटर रिपेलिंग होता है नॉन पोलर, बिकॉज वाटर पोलर होने की वजह से वो नॉन पोलर के साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाता। दैट इज़ वाई जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो ये सब हमने इस चीज़ के बारे में किया। ठीक है, सोप के बारे में किया। उसके बाद कुछ वर्डिंग्स हैं, पूरे नोट्स हैं ये, कुछ वर्डिंग्स हैं वो हम पढ़ते हैं कि क्या इसमें है। तो देखो सिंपल सी बात है, वर्डिंग से पहले, चलो इसको पढ़ने से पहले हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हमें बस क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के लिए एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या कि जो डस्ट होती है, अब हमारी कपड़ों पर कोई भी डस्ट हो सकती है, फिर चाहे वो ऑयल हो, ग्रीस हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो डस्ट होती है, डस्ट या कुछ भी मान के चलो, कोई भी ऑयल माना हुआ है, जैसे इसमें कोई भी हमारे कपड़ों पर लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, डस्ट लगा है, कुछ भी है, जो डस्ट है वो कैसी होती है, डस्ट किसके साथ अटैच करती है, नॉन पोलर टेल के साथ अटैच करती है। ठीक है, वो किसके साथ अटैच करती है, नॉन पोलर टेल के साथ अटैच करती है। ठीक है, तो इसी वजह से डस्ट की तरफ कौन सा पार्ट रहता है, सोप का कौन सा पार्ट रहता है, मतलब उसका कौन सा पार्ट रहता है, नॉन पोलर पार्ट किसकी तरफ रहता है, डस्ट की तरफ रहता है, और जो पोलर पार्ट है वो किसकी तरफ रहता है, वाटर, मतलब वाटर की तरफ रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर पार्ट है सोप का वो डस्ट लविंग है। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर पार्ट है सोप का, जो नॉन पोलर टेल है सोप की, जो नॉन पोलर टेल है वो क्या होती है, डस्ट लविंग होती है। ठीक है, वो कैसी है, डस्ट लविंग है। और जो उसका क्या होता है, पोलर हेड होता है, हमें पता है जो सोप का कौन सा हेड होता है, सोप का कौन सा हेड है, पोलर हेड है, पोलर हेड है उसका, वो क्या होता है, वो वाटर लविंग होता है। उसको हम क्या मान के चलते हैं, मानना भी क्या, मतलब वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है। तो इसका मतलब जो हेड है सोप का वो किसकी तरफ रहेगा, वाटर की तरफ रहेगा, और जो उसकी टेल है वो किसकी तरफ रहेगी, डस्ट की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, मिसेल की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे मान लो हमारी जो सोप है अगर वो किस में गई, पानी में जाती है। अब सोप का फॉर्मूला था, देखो हमें पता है कि सोप का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, सोप को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ था कि सोप में क्या होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है और एक क्या होता है, पोलर पार्ट होता है। तो जैसे ही सोप वाटर में जाती है, जैसे कि अगर हम किसकी बात करें, सोप की बात करें, सोप किसके साथ रिएक्शन करेगी, वाटर के साथ। जैसे ही सोप वाटर में जाएगी, वाटर में जाते ही सोप क्या करेगी, ब्रेक कर जाएगी। हमें पता है सोप किससे मिलके बनी हुई है, कैटायन और एनायन से। तो किस में ब्रेक कर जाएगी, जैसे मान लो सोप हमारी क्या थी, सोडियम स्टीरेट थी, तो वो किस में ब्रेक कर गई, CH2, हमने यही लिखा हुआ था ना, CH3 CH2 कितने थे, 16, और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये अलग हो गया, और ये Na पॉजिटिव क्या हो गया, अलग हो गया। तो जैसे ही सोप वाटर में जाती है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाती है, एक एनायन और एक कैटायन। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्लिनजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये एनायन पार्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कैटायन एज इट इज़ पानी में पड़ा रहता है। और इस एनायन में से भी वाटर के साथ अटैच करने वाला पार्ट कौन सा होता है, ये पार्ट, और डस्ट के साथ अटैच करने वाला पार्ट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट। क्लियर। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ की बात की। ठीक है, तो उसके बाद अब हम जैसे मान लो सोप था, वाटर में गया, वो इस तरह से ब्रेक कर गया। अब जैसे ही वो ब्रेक किया, अब हम सोप को ना इस फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे मान लो हमारा कोई कंटेनर, हमारा कोई क्लॉथ है, ठीक है, क्लॉथ में यहाँ पर क्या लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, कोई भी डस्ट है। अब हमें पता है जैसे ही सोप पानी के अंदर जाएगी वो किस में ब्रेक कर जाएगी, नॉन पोलर टेल में और एक हेड में। ऐसे ही बहुत जगह पर क्या होती हैं, ये
पड़ी होती हैं, ठीक है। बहुत जगह पर, ये सब जगह पर ऐसे ही ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि देखो सोप है, कितना सारा सोप हम डालते हैं, कितना सारा डिटर्जेंट हम डालते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी इस तरह की क्या बन जाती हैं, चेन्स बन जाती हैं। क्योंकि एक सोप, अब सोप में देखो, डिटर्जेंट में देखो, एक पार्टिकल किस में ब्रेक करता है, इस पार्ट में ब्रेक कर जाता है। तो ऐसे ही एक बाल्टी पानी में इस तरह की स्पीशीज पता नहीं कितनी सारी बन जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही इन स्पीशीज को क्या मिलता है, डस्ट पार्टिकल मिलते हैं। अब हमें पता है इस स्पीशीज का कौन सा पार्ट डस्ट लविंग है, नॉन पोलर पार्ट। तो ये क्या करती है, डस्ट के अराउंड चिपकना स्टार्ट हो जाती है। तो देखो ये वाला पार्ट किसके साथ जुड़ता है, डस्ट के साथ, जुड़ गया डस्ट के साथ। तो बहुत सारे ये एनायंस किसके साथ जुड़ गए हैं, डस्ट के साथ, ठीक है। और बाहर ये क्या है, वाटर है हर जगह पर, पानी क्लॉथ में क्या है, वाटर है, और वाटर की तरफ कौन रहता है, ये पोलर हेड, ठीक है। तो ये पोलर हेड किसकी तरफ है, वाटर की तरफ है, और जो ये नॉन पोलर टेल है ये किसकी तरफ है, डस्ट की तरफ है, ठीक है। अब वाटर के साथ अटैच है ये पोलर पार्ट, और डस्ट के साथ अटैच है ये नॉन पोलर पार्ट। अब देखो जब भी कपड़े धोते हैं हम, बहुत बार कपड़ों को क्या करते हैं, रिंस करते हैं। रिंस करने का मतलब बहुत बार पानी में से हम उसको निकालते हैं। उसका रीज़न क्या है, जैसे ही हम उसको पानी में से बाहर निकालेंगे, पानी के साथ साथ देखो, जैसे ही कपड़े को पानी में से निकालते हो, कपड़े में से क्या बाहर जाता है, पानी बाहर जाता है। अब पानी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये पोलर हेड जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही पानी बाहर जाएगा, ये पोलर हेड बाहर जाएगा। अब इस पोलर हेड के साथ आगे कौन जुड़ा हुआ है, ये नॉन पोलर टेल। तो जैसे ही ये पानी के साथ ये पोलर हेड बाहर जाएगा, ये नॉन पोलर टेल भी बाहर जाएगी। आगे नॉन पोलर टेल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये डस्ट जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही नॉन पोलर टेल बाहर जाएगी, वैसे ये क्या बाहर चली जाएगी, ये डस्ट भी क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो ये जो बनता है, ये जो स्पीशीज बन रही है, इसको हम बोलते हैं मिसल। तो ऐसा नहीं है, ये तो मैंने एक का एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से कपड़ा कितना बड़ा होता है हमारा, तो एक कपड़े में जहाँ जहाँ पर भी डस्ट है वहाँ पर ये वाली स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक का एग्जाम्पल तुम्हें दिखाया है। तो पूरे कपड़े में पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों क्या बन जाती हैं, ये मिसल्स बन जाती हैं। तो जैसे ही हम कपड़े को पानी से निकालते हैं, धोते हैं उसको, पानी बाहर जाता है, पानी के साथ ये नॉन पोलर हेड बाहर जाता है, पोलर हेड के साथ ये नॉन पोलर टेल बाहर जाती है, नॉन पोलर टेल के साथ ये डस्ट भी क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, मिसेल फॉर्मेशन। तो जो क्लिनजिंग एक्शन है सोप का, वो मेनली किसकी वजह से परफॉर्म होता है, मिसेल की वजह से परफॉर्म होता है। एक कपड़े में बहुत ज़्यादा मिसेल बन जाती हैं सोप की वजह से। हाइड्रोफिलिक पार्ट किसकी तरफ रहता है, वाटर की तरफ रहता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट किसका लविंग होता है, डस्ट का लविंग होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट किसके साथ जुड़ जाता है, डस्ट के साथ, और हाइड्रोफिलिक पार्ट किसके साथ जुड़ा रहता है, पानी के साथ। तो जैसे पानी बाहर जाता है, हेड बाहर जाता है, हेड बाहर जाएगा तो टेल बाहर जाएगी, टेल बाहर जाएगी तो डस्ट भी बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से क्या परफॉर्म हो जाता है, पूरा क्लिनजिंग एक्शन क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। और इस टॉपिक को हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक को एक चैप्टर और है 12th में, सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 है अब CBSE का, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि मिसेल बनती ही कब है। कुछ ऐसे टेम्परेचर होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी में क्लींजिंग परफॉर्म हो जाती है। थोड़ा सा पानी कैसा होना चाहिए, या तो टैप वाटर हो या थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो कुछ ऐसे टेम्परेचर होते हैं जिन पर तभी मिसेल बनती है जब टेम्परेचर ऐसा हो। ठंडे पानी में मिसेल बनती ही नहीं है, ठंडे पानी में कपड़े साफ होते ही नहीं, तो इसका मतलब वहाँ पर मिसेल बन ही नहीं रही है। और अब ऐसा भी नहीं है कि एक बाल्टी पानी में हम एक चुटकी भर डिटर्जेंट डाल दें, एक पिंच डिटर्जेंट डाल दिया, तब भी हमारे कपड़े क्या नहीं होते, साफ नहीं होते, ठीक है। तो कुछ ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होती हैं, कुछ ऐसे टेम्परेचर होते हैं जिन पर क्या बनती हैं, मिसेल बनती हैं। तो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स मिसेल को बनाने के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें, सोप की जो अमाउंट चाहिए हमें सोप का, डिटर्जेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, CMC। और ऐसा टेम्परेचर जो हमें किसके लिए चाहिए ताकि मिसेल बन जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम उसको, एक वर्ड यूज़ करते हैं हम उसके लिए, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर, उसको हम लिख देते हैं KF से, हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर मिसेल बनती है। जब ये टेम्परेचर और ये कॉन्सेंट्रेशन पानी को मिलेगी तब जाके वो मिसेल बनेगी, तब जाके क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं।
अदरवाइज मिसेल नहीं बनेगी और क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो भी ये मैंने बोला है उसके लिए एक वर्डिंग है, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है? क्लॉथ्स बिकम डर्टी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ डर्ट, ऑयल, ग्रीस सच एज ऑयल एंड ग्रीस इज नॉट। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि जो क्लॉथ्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। किसकी वजह से? डर्ट, ऑयल के डिपोजिशन की वजह से, जमने की वजह से हमारे कपड़ों पर। अब हमें पता है जो ग्रीस है वो किसके साथ वेट नहीं करता, किसके साथ नहीं रिएक्शन करता, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। व्हेन अ डर्टी क्लॉथ डिप्ड इनटू अ सोप सॉल्यूशन, जब एक गंदा कपड़ा किस में डाला जाता है? सोप के सॉल्यूशन में डाला जाता है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है सोप का वो किसके साथ डिसॉल्व कर जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है? ऑयल के साथ एंड ग्रीस, ऑयल और ग्रीस के साथ। वाइल द हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हेड है उसका, वो किसकी तरफ रहता है? वाटर की तरफ रहता है। दस ए नंबर ऑफ चेन्स ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो बहुत सारी चेन्स जो हैं वो किस में एम्बेडेड हो जाती हैं? एम्बेडेड का मतलब डस्ट पार्टिकल में घुस जाती हैं बिल्कुल वो, ठीक है। तो बहुत सारी चेन्स लग जाएंगे उस पर एंड मिसेल इज फॉर्म्ड, और क्या बन जाएगी? एक मिसेल बन जाएगी। दीज मिसेल गेट वॉश्ड अवे बाय वाटर ड्यूरिंग रिंसिंग, और जो ये मिसेल्स हैं ये बाहर निकल जाती हैं कपड़े से, किसके ड्यूरिंग? रिंसिंग के ड्यूरिंग। रिंसिंग का मतलब जब कपड़े को हम बार बार पानी से निकालते हैं उसके ड्यूरिंग वो क्या चली जाती हैं? कपड़े से बाहर, और क्लिनजिंग एक्शन क्या हो जाता है? परफॉर्म। हैंड वॉशिंग में भी यही होता है, जब हम अपने हैंड वॉश करते हैं, उनको रब करते हैं ना, तो जैसे ही हम उनको रब करते हैं हमारे हैंड्स पर क्या बन जाती है? मिसेल बन जाती हैं। जैसे ही पानी से वॉश करते हैं सोप बाहर जाती है, सोप के साथ साथ हैंड पर जो डस्ट लगी होती है, डर्ट होती है, वो भी क्या चली जाती है? बाहर चली जाती है, ठीक है। क्लियर? थैंक यू सो मच।